हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो लास्ट के 2 सेशंस में हमने किए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंप्लीट हिस्ट्री एंड कंप्लीट सिविक्स। वो आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे दोनों वीडियोस, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी सीरीज में ला चुकी हूं, जिसमें एमसीक्यूज हमने किए हैं। टॉप 50 ऑफ हिस्ट्री, सिविक्स, इको हमने किए हुए। आज की क्लास में हम करेंगे कंप्लीट इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस, दैट इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे आपके सारे कंसेप्ट भी हो जाएंगे क्लियर। तो इस बार इकोनॉमिक्स में आपके 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर आपका स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, दूसरा पीपल एज अ रिसोर्स, तीसरा आपका पॉवर्टी और चौथा आपका फूड सिक्योरिटी। तो ये जो मुझे लगता है इसमें से आने के चांसेस है क्वेश्चंस के, वो हम आज कर देंगे, निपटा देंगे, इको रिवाइज हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे है, व्हाट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन एंड हाउ डिड इट सॉल्व द फूड क्राइसिस इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन है बच्चों पालमपुर चैप्टर का, जो आपका सबसे पहला और सबसे प्यारा सा चैप्टर है, जिसमें हमने बात करी थी मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। वो मैं लेके आई हूं, इंतजार करें। साथ ही साथ हमने बात की थी कि प्रोडक्शन को हम इंप्रूव कैसे करते हैं, क्योंकि लैंड तो एक फिक्स्ड एसेट है। अब लैंड पे प्रोडक्शन को इंप्रूव करने का एक ये मेथड भी आया, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसने क्या करा बच्चों, एग्रीकल्चर को 4 गुना बढ़ा दिया। तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? एक ऐसा पीरियड है जो लेट 1960s में आया, जब इंडियन फार्मर्स पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश यूज हाई यील्ड वैरायटी सीड, जिसे आप प्यार से HYV सीड्स कहते हो, फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक लेके आया जस्ट टू इंप्रूव एग्रीकल्चर एंड मेक प्रोडक्शन मोर फास्टर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फूड क्राइसिस, फूड की कमी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट वाज 11 मिलियन टन्स इन 1960 to 61 विच इंक्रीज टू 55 मिलियन टन्स। तो ये प्रूव है कि भैया ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से प्रोडक्शन क्या हो गई, काफी बढ़ गई। राइस की प्रोडक्शन के बारे में लिखा हुआ है, ईल्ड पर हेक्टेयर, ईल्ड पर हेक्टेयर का मतलब 1 हेक्टेयर में कितनी खेती हो रही है, भी इंक्रीज हो गई 850 kg से 2281 kg में। चाहे वो वीट की ही बात करो आप 1960-61 से 1990-91 तक। सिमिलरली वॉज द केस इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट, शुगर केन एटसेट्रा। ये नहीं है सिर्फ वीट की प्रोडक्शन में, और भी क्रॉप्स की प्रोडक्शन में आई इंप्रूवमेंट ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद। देखो बेटा, हर एक प्रोसेस की, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे है, कुछ प्रॉज होते हैं, कुछ कॉन्स भी होते हैं। अच्छाइयाँ तो हमने सुन ली, प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा दी, फार्मर्स को हेल्प मिल गई, प्रोडक्शन काफ़ी फास्टर हो गई, है ना। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी थे। नुकसान क्या थे? पहली बात तो ये काफ़ी थोड़े महंगे होते थे, मतलब थोड़े महंगे होते थे ये। दूसरी चीज़ क्या, ये कंटेमिनेट कर देते थे ग्राउंड वाटर को, क्योंकि जब आप पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डालोगे तो वो नीचे तक सोखेंगे, वो ग्राउंड वाटर को क्या कर देंगे बच्चों, खराब कर देंगे, खारा कर देंगे, जहरीला बना देंगे, कंटेमिनेट कर देंगे। और तीसरी चीज़ ये क्या करते थे, लैंड को भी डिग्रेड करते थे। आप देखो ना, आप अपने मुंह पे जितना मेकअप करोगे उतनी आपकी नेचुरल ब्यूटी खराब होएगी। आप बच्चों के चेहरे कितने प्यारे प्यारे हैं, लेकिन हमारे चेहरों पे दाने आने शुरू हो गए क्योंकि हम मेकअप यूज करते हैं। तो मेकअप यूज करने से बल्कि आपकी नेचुरल ब्यूटी खराब हो जाती है। तो ऐसे ही अगर आप लैंड में नेचुरल मैन्योर्स, कंपोस्ट वगैरह यूज करोगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ती है। लेकिन वहीं अगर आप फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करोगे तो उस टाइम पे तो आप बड़े खूबसूरत लगोगे, लेकिन एक्चुअल में आपकी नेचुरल जो उपज है वो खराब हो जाएगी। Why is land area under cultivation is fixed in पालमपुर? तो लैंड एरिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बेसिकली पालमपुर में फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। वो लोग फार्मिंग सबसे ज़्यादा करते थे। 1960 में पालमपुर में देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन, बट देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। इसका मतलब क्या होता है, बंजर जमीनों को क्या किया, उनको ठीक ठाक किया और उनको क्या बनाया, कल्टिवेशन के लिए कैपेबल बनाया। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज द लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन एज वेल एज फार प्रोडक्शन। लेकिन ये एक हद तक ही किया जा सकता है। हर लैंड कल्टिवेबल बननी इतनी ईजी नहीं है कि वो कल्टिवेशन के लिए फिट हो। हर लैंड नहीं हो सकती। कुछ लैंड अगर पॉसिबल होता है फिट करना तो वो कर देते हैं by using high doses of manures and fertilizers. Next, what is the role of farmer after harvesting the crop? क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद फार्मर का क्या रोल था?
क्या होता है मतलब? तो आफ्टर द क्रॉप इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, द फार्मर डू द वर्क एज मेंशन्ड बिलो। ये क्या करते हैं? दे रिटेन अ पार्ट, कुछ पार्ट वीट का वो क्या कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं अपनी फैमिली की नीड के लिए, कंजम्पशन के लिए, और बाकी जो भी सरप्लस है, सरप्लस मतलब बोले तो एक्स्ट्रा वीट जो है वो बेच देते हैं। जनरली स्मॉल फार्मर्स के पास सरप्लस वीट नहीं बचती, वो उतनी खेती कर रहे हैं जितना वो अपने आप के लिए कंज्यूम कर सके। जनरली स्मॉल फार्मर्स, मीडियम एंड लार्ज फार्मर जो होते हैं ये सरप्लस वीट को मार्केट में बेच देते हैं, ट्रेडर्स इन्हें खरीद लेते हैं और आगे ये शॉपकीपर्स को सिटीज टाउन्स में बेचे जाते हैं। विद अर्निंग्स द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स जो होते हैं वो ट्रैक्टर्स खरीद लेते हैं एंड सम अर्निंग इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो ये बेसिकली लाइफ ऑफ अ वर्कर हो गया। नेक्स्ट, कंपेयर ऑर्गेनिक फार्मिंग विद मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। तो आपको मैंने बताया मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग आई ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद। अब बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हम पहले मैन्योर, कंपोस्ट, फर्टिलाइजर्स को यूज करके करते थे, ये उनकी बात कर रहे हैं। तो मॉडर्न फार्मिंग की बात करें तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जो है वो मेन एम क्या होता है बच्चों, इसका मॉडर्न तरीके से की जाती है, यानी कि बाय यूजिंग इंटरनेशनल चीजें या नेशनल चीजें हाई लेवल की। और यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा नहीं होता है। देयर आर नो नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, देयर आर नेशनल। आपको पता है कभी आप ग्रूफर्स, ब्लिंकिट वगैरह पे अगर शॉपिंग करो तो वहाँ पे आपके पास सब्जियां खरीदने में ना दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है आपका ऑर्गेनिक सब्जियां और एक होती है नॉर्मल सब्जियां। तो ऑर्गेनिक थोड़ी महंगी होती है क्योंकि वो नेचुरलिटी के साथ बनी होती है, मैन्योर्स, कंपोस्ट, वो लेट भी बनती है, उनका स्टॉक भी कम होता है। केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं और यहाँ पे यूज होते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, नेचुरल पेस्टिसाइड्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। और भी इसके हैं, आप एग्जांपल्स भी ले सकते हो जैसे क्या क्या, और भी आप इसके डिफरेंस बना सकते हो। मेन एम ऑफ प्रोडक्शन क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट 5 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है कि देखो अगर आपको प्रोडक्शन करनी है तो आपके दिमाग में कुछ फैक्टर्स होने चाहिए और वो है मेजर 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल और नॉलेज एंड एंटरप्राइज। तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एम ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पीपल। ये 1 नंबर में भी आ सकता है। व्हाट इज द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पीपल। नाउ 4 रिक्वायरमेंट है इस एम ऑफ प्रोडक्शन में, लैंड सबसे पहला, लेबर दूसरा, फिजिकल कैपिटल तीसरा और ह्यूमन कैपिटल चौथा। फिजिकल कैपिटल में आपके आ जाते हैं फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले बेटा लैंड, अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रोडक्शन करनी है तो आपको जमीन ढूंढनी पड़ेगी। अगर जमीन ही नहीं होगी तो आप उसके ऊपर किला कैसे बनाओगे। तो सबसे पहली चीज लैंड। लैंड एक फिक्स्ड एसेट है, यानी कि आप उसको खींच के बड़ा नहीं कर सकते हैं, और ये स्कार्स इन नेचर है। स्कार्स इन नेचर मतलब जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन लिमिटेड इन नेचर है ये। तो टू सेट अप एवरी प्रोडक्शन यूनिट लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, पहली रिक्वायरमेंट। फिर देखो बेटा, आपने लैंड ले ली, आपने उसमें किला भी बना लिया, अपनी फैक्ट्री बना ली। आप फैक्ट्री में क्या खुद काम करोगे? आप तो पैसा लगाने वाले हो भाई, आप तो मालिक आदमी हो, तो आप क्या रखोगे? लेबर। लेबर भी 2 तरीके की होती है, एक होती है स्किल्ड और एक होती है अनस्किल्ड। स्किल्ड लेबर कौन सी होती है? जिसको हर काम करने का अंदाजा होता है कि कैसे करना है, स्किल है उसके पास ट्रेनिंग है, उसके पास नॉलेज है। लेकिन अनस्किल्ड जो आप बाबूजी काम बता दो, बाबूजी मैं कर दूंगा, बाबूजी, ये वो वाले लोग होते हैं। बाबूजी आप बस एक बार सिखा दो मैं कर दूंगा, समझ रहे हो, तुम बाबूजी बनोगे, ठीक है। तो ये वो लोग होते हैं। तो वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू डू द वर्क। प्रोडक्शन यूनिट में रिक्वायर हाईली स्किल्ड एजुकेटेड वर्कर्स एज वेल एज वर्कर्स टू डू मैनुअल वर्क। तो रेड़े खींचने वाले भी चाहिए होते हैं जैसे अनस्किल्ड, और साथ साथ बिजनेस काम करने वाले, लैपटॉप पे काम करने वाले, सारा डेटा रखने वाले, स्टॉक के बारे में, हर एक के बारे में डेटा रखने वाले लोगों को भी, कम्युनिकेशन स्किल्स रखने वाले लोगों को भी हायर करना पड़ता है। फिजिकल कैपिटल अभी बताया 2 तरीके की होती है फिजिकल कैपिटल भी। कौन सी होगी बेटा? एक तो फिक्स्ड। पहली बात तो कैपिटल क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। मैं पैसा लगाऊंगी ना अपने बिजनेस में तभी तो बिजनेस चलेगा, वो कैपिटल होती है। अब 2 तरीके की होगी, एक होगी आपकी फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स मतलब जो आपने, जैसे अब मैंने स्टूडियो बनाने में आप बेंचेस लगा रखे हैं, कैमरा लगा रखा है, इतना बड़ा ये टीवी लगा रखा है, एसी लगा रखा है, मेरी फिक्स्ड कैपिटल ये लग गई, ये सालों साल मुझे प्रॉफिट देगी। लेकिन वर्किंग कैपिटल जो हमें डे टू डे चाहिए होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इससे पहले यहाँ व्हाइट बोर्ड था, वहां मार्कर्स, जेब में कैश। तो ऐसे बिजनेस में रॉ मटेरियल्स, कैश यानी कि मनी इन हैंड, ये डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं, वर्किंग कैपिटल होती है।
ह्यूमन कैपिटल आ गई बेटा नॉलेज। किसी भी काम को करने के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमारे पास सिर्फ पैसा है और नॉलेज नहीं है तो आपका काम लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपको अपने काम को किसी और के जिम्मे सौंपना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो उसको संभाल नहीं सकते और वो दूसरा बंदा कब धोखा दे जाए। यू नो, जालिम दुनिया, आज हमारी कल तुम्हारी। चलो, how do the chemical fertilizers affect the soil, groundwater, rivers and lakes? What were the effects of the use of chemical fertilizers in Punjab? तो chemical fertilizers के bad effects बताने हैं बेसिकली। chemical fertilizers जो हैं वो minerals प्रोवाइड करते हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और प्लांट्स को क्या करते हैं, इमीडिएटली ग्रोथ देते हैं। बट दीज मे नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग। लेकिन अगर ये सॉइल में जाएंगे तो सॉइल को क्या कर देंगे, कंटैमिनेट कर देंगे, खराब कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। दिस मीन्स द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर। इससे क्या होगा, सॉइल हो जाएगी बिल्कुल कम फर्टाइल। द इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या क्या है, ओवर कंजम्पशन की वजह से पंजाब जैसी कंट्री में प्रोडक्शन काफी बढ़ गई। द कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर से सॉइल डिग्रेड हुई, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। पंजाब में काफी हाई खेती होने लग गई। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर एंड अदर। अब देखो यार, पंजाब में ना सबसे ज्यादा डिमांड होती है फूड ग्रेन्स की, तो इनको केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने ही पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनको प्रोडक्शन फास्ट चाहिए होती है। चलो, अब आता है आपका चैप्टर नंबर 2 शुरू होता है यहाँ से इकोनॉमिक्स का, जो कि है पीपल एज अ रिसोर्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही लेके आ गई मैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं रिसोर्स तो भाई हम बचपन से पढ़ते आए हैं, एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, एनीथिंग। लेकिन यहाँ पे तो थिंग में ह्यूमन ही आ गया, तो ह्यूमन भी बेटा एक रिसोर्स होता है, क्योंकि ह्यूमन भी दूसरी की नीड को क्या करता है, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई कैसे, जब हम ह्यूमन में, अभी आपके पेरेंट्स आपको एडुकेट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो आप में क्या डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं वो। तो जब रिसोर्स बनाना हो ना एक इंसान को, तो उसमें अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग। तो पीपल एज अ रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्री वर्किंग पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। तो वर्किंग पॉपुलेशन जो देश को कुछ दे रही है, जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल? मैंने अभी आपको बताया पीपल एज अ रिसोर्स में पीपल को रिसोर्स बनाने के लिए एलिमेंट इज एजुकेशन, एलिमेंट इज हेल्थ, एंड वैसे तो ट्रेनिंग एजुकेशन के साथ ही आ जाती है, लेकिन मैं आपको फिर भी अलग से लिख के दे रही हूँ। ट्रेनिंग एजुकेशन के साथ ही आती है, ठीक है ना। चलिए, एजुकेशन का रोल बताना है, 3 नंबर में आ सकता है। रोल ऑफ एजुकेशन बता दो, रोल ऑफ हेल्थ बता दो। तो एन एजुकेटेड पर्सन गेट्स अ गुड जॉब एंड सैलरी, इट ओपन्स न्यू हॉरिजन एंड प्रोवाइड्स न्यू एज एस्पिरेशन एंड डेवलप्स वैल्यूज ऑफ लाइफ। बिल्कुल बेटा, आप देखो ना, आप एक अनपढ़ के साथ बैठे हो और एक पढ़े लिखे के साथ, आप आइडेंटिफाई कर लो। एजुकेशन इज अ थिंग जो आपके अंदर एक सिंप्लिसिटी, आपके अंदर एक एटिकेट्स लेके आती है। मैं ये नहीं कह रही जो पढ़े लिखे नहीं है उनमें एटिकेट्स नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है लेकिन वो कहाँ कहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है, यहाँ पे एजुकेशन का मतलब क्या है, बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन तो हर एक के पास होनी अनिवार्य है। अगर वो नहीं होगी तो आप अगर किसी के पास एक ग्रुप में बैठे हो ना, तो आप इन्फीरियर समझोगे अपने आप, कि अरे हम तो इनसे बात ही नहीं कर सकते, अरे हम तो इनके साथ बैठ ही नहीं सकते। तो एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपको आप में ना एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर आप एजुकेटेड होते हो तो। इट एनहांसेस द नेशनल इनकम, कल्चरल। अब देखो ना, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो जीडीपी में, नेशन की इनकम बढ़ा रहे हो। एजुकेटेड पर्सन सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि आसपास की एरिया को भी एजुकेट करते हैं। मैं हर बार अपने बच्चों को बोलती हूँ कि जब मैं पढ़ा रही होती हूँ ना आप लोगों को, तो मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ सीख के जाती हूँ। कभी इंग्लिश का कोई वर्ड सीख के चले गए, है ना, कभी आपको मुझसे उस चीज़ में कोई नॉलेज ज़्यादा होती है, आप मुझे बताते हो कि मैम ने ये एग्जाम्पल दिया था स्कूल में, या हमने ना खुद पढ़ रहे थे तो ये भी एग्जाम्पल हो सकता है, तो मैं भी उससे नए एग्जाम्पल्स, नए वर्ड्स सीख के जाती हूँ। तो एजुकेशन लिमिटलेस है। आप कितनी भी, मेरे को याद है अभी भी, मैं सर्वोदय विद्यालय स्कूल में थी, वहाँ पे मेरी प्रिंसिपल थी, वो मैं उसके रूम में एक बार, उनके रूम में एक बार गई एंड शी वॉज स्टडिंग। मैंने बोला, वो थोड़ा जानती वानती, मैंने कहा मैम आप अब क्यों पढ़ रहे हो, आप तो प्रिंसिपल बन चुके हो। कहते प्रिंसिपल बन गए तो क्या, पढ़ाई तो कभी भी नहीं खत्म होनी चाहिए। पढ़ाई इज अ थिंग जो आप मरते दम तक कर सकते हो, और बच्चे 9th में ही थक गए हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा, इफ यू आर हेल्दी देन यू विल बी एबल टू बी प्रोडक्टिव। आज अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप कहलाओगे धरती पे बोझ, लाइबिलिटी।
तो मैं बोलती हूँ ना बच्चों को, अगर आपको पेरेंट्स बोल रहे हैं यू आर अ बोझ, से येस आई एम अ बोझ, नॉट बिकॉज ऑफ हेल्थ, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल. You are not contributing in country's GDP. You are not contributing in country's development right now. But you will. क्योंकि आप लोग, फिंगर गलत हो गई, but you will. क्योंकि आप लोगों में जो पेरेंट्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड. मैं बोलती हूँ यार, पेरेंट्स आर लालची. पेरेंट्स अपने बुढ़ापे का सहारा बना रहे हैं तुम में पैसा लगा के. वो लाठी बना रहे हैं तुमको. पता नहीं अब बच्चे साथ निभाएंगे नहीं निभाएंगे, लेकिन वो इसी लालच से तुम में पैसा लगा रहे हैं कि यार कल को ये बच्चे बड़े होके कुछ कमाएंगे तो हमें रिटायरमेंट में बैठ के खिलाएंगे. तो बस उस चीज को ध्यान में रखना. कह रहा है पेंशन, ये देखो गिरा हुआ आदमी माँ बाप को पेंशन के बेस पे वालेगा. चलो, हेल्दियर पीपल हैव हायर प्रोडक्टिविटी बिकॉज द हेल्थ. अब देखो ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि अगर आप हेल्दी होगे तो आप कंट्रीब्यूट करोगे इन जीडीपी, आप प्रोडक्शन करोगे, आप प्रोडक्टिव होगे और देश में आप कहीं ना कहीं एक एसेट कहलाओगे. What is the difference between economic activities and non-economic activities? Economic activities are those activities which are done to make profit. Basically अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. लेकिन अगर मैं घर पे अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने रिश्तेदार के बच्चों को पढ़ा रही हूँ और उनसे फीस नहीं ले रही हूँ तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी. सही बोल रही हूँ? इकोनॉमिक जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, नॉन इकोनॉमिक जिसमें पैसा इन्वॉल्व ना हो. ऐसे ही मार्केट नॉन मार्केट भी होती है. There are many activities which do not give income in return. They are called non-economic activities, जैसे कि household work, women are not paid for their services. तो इसीलिए वो कहलाता है non-economic activities. Don't you think औरतों को भी सैलरी मिलनी चाहिए घर पे? पति अगर कमाते हैं तो औरतों को सैलरी देनी चाहिए, मेरे को लगता है. हाँ ठीक है फिर ठीक है. क्या क्लियर है ना पीपीटी? हाँ ठीक है. चलिए, what is the difference between disguised unemployment and seasonal unemployment? What is disguised unemployment? Disguised unemployment का दूसरा नाम होता है बच्चों hidden unemployment, because this unemployment is hidden in nature. लग रहा है ना इसी में से सवाल आ जाएंगे, है ना सारे इंपॉर्टेंट? देख लो, मेहनत करिए मैंने. Disguised unemployment is hidden in nature. ये कई पेपरों में आ गया ये क्वेश्चन. क्योंकि यहाँ पे जो इंसान काम करता हुआ नजर आ रहा है वो एक्चुअली काम नहीं कर रहा है. सपोज एक खेत है, उस खेत पे आप 10 किलो गेहूं उगा रहे हो और वो 2 बंदे उगा रहे हैं. ठीक है, अब उसने क्या किया, अपने घर के सारे लोगों को उस खेत में लगा लिया. प्रोडक्टिविटी कितनी होगी? 10 किलो ही, क्योंकि उसकी खेती की कैपेसिटी, उस खेत की कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस इज 10 kgs. कुछ इंप्रूवमेंट हुई प्रोडक्टिविटी में? नहीं. तो बाकी के 4 लोग क्या कर रहे हैं? वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है. दे आर सीन टू बी एम्प्लॉयड बट दे आर नॉट एम्प्लॉयड. दिस सिचुएशन इज नोन एज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. और पेपर में अगर ये आएगी तो यू विल राइट एन एग्जाम्पल विद इट. एग्जाम्पल के साथ यू हैव टू एक्सप्लेन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट जो सीजनल नेचर होती है. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज, ये यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, ये हिडन यहाँ है, ये हटा ही देती हूँ, है ना. बच्चे ना थोड़े पीपीटी लेंगे तो लगेगा कि ये क्या हिडन मैम ने गलत पढ़ा दिया. तो ये हो गया बच्चों हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट इट हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स इन पर्टिकुलर मंथ्स ऑफ द ईयर, दैट इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो सीजन के बेस पे होती है. मेन फीचर्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, है ना इंपॉर्टेंट. सर्व शिक्षा अभियान में एम किया जाता है एलिमेंट्री एजुकेशन में, दैट इज बेसिक एजुकेशन में 6 से 14 साल के लिए. इट इज द टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स एंड द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ universalization of elementary education, basically to provide education to all. This system was started, सर्व शिक्षा अभियान. इसके अंदर मिड डे मील भी प्रोवाइड की गई ताकि एटलीस्ट लोग खाने के बेसिस पे अट्रैक्ट हो जाए और अपने बच्चों को ये कहाँ भेजे, स्कूल में भेजे.
रिजल्ट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने लिटरेसी रेट को 18% से 74% कर दिया। लिटरेसी अमंग मेल्स इज नियरली 16.6%, हायर दैन फीमेल्स, लेकिन धीरे धीरे ये फीमेल्स वाला रेट भी बढ़ जाएगा। 2011 का डेटा देखा जाए अगर, तो लिटरेसी रेट 24% है केरला में एंड 62% है बिहार में। आपको पता है केरला इज अ स्टेट जहाँ एजुकेशन और हेल्थ या दैट इज पीपल एज अ रिसोर्स पे बहुत ध्यान, ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है, और इसके लिए तो भैया सलाम बनता है केरला वालों का। कौन कौन है केरला से भाई? सलाम भाई, सलाम रॉकी भाई, सलाम केरला भाई। क्योंकि एक्चुअली वन ऑफ माई रिलेटिव वेंट टू केरला एंड व्हाट शी सेड इज कि वहाँ पे लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता उस लड़की ने क्या पहना हुआ है, वो अलग नज़र से नहीं देख रहे होते। लेकिन हमारे दिल्ली में देखो यार, आंखें फट जाती हैं। गलत कह रही हूँ? यहाँ सेक्टर 5 में निकल जाए कोई लड़की, आंखों आंखों से ही खा जाएंगे। कपड़ा एक बहुत बड़ा मैटर है ना, क्योंकि एजुकेशन नहीं है ना। बच्चों को, लड़कों को माँ बाप ही नहीं सिखाते हैं कि कैसे देखना है, क्या करना है। सही कह रही हूँ? तो यहाँ पे केरला में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट किया है ह्यूमन रिसोर्स में, उनको एडुकेट किया है उनको, और वो दिखता भी है। लिटरेसी रेट इज काफ़ी हाई, बिहार में 62% है। प्राइमरी स्कूल सिस्टम जो है वो एक्सपैंड हो गया है काफ़ी हद तक। सर्व शिक्षा अभियान ने एक सिग्निफिकेंट स्टेप माना गया है, जहाँ पे इस एज ग्रुप में तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है एजुकेशन लेवल में। 8वीं तक फीस फ्री है। 8वीं तक तो भैया आपको फीस देनी नहीं है, माफ़ है आपकी फीस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करें आगे। What are the consequences of unemployment? देखो बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या क्या प्रभाव है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर। जी हाँ, एक इंसान खराब बैठा हुआ है, खाली बैठा हुआ है, वो बोझ है, वेस्टेज है वो। People who are an asset of the economy turn into liability. There is a feeling of hopelessness and despair among the youth. आपको हेल्पलेस फील होगा, आपको होपलेस फील होगा अगर आप काम नहीं कर रहे होगे। People do not have enough money to support their families. Inability to educated people to find gainful employment implies a great social waste. ये इसे कहते हैं बेटा educated unemployment. ये आपको रूरल अर्बन एरियाज में बहुत देखने को मिलेगी। बच्चे अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा होता। क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड। देयर इज जनरल डिक्लाइन इन हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विड्रॉल। बेटा क्राइम रेट्स भी बढ़ जाएगी। 5 फीचर्स ऑफ कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की कंडीशन बताना है हमारे देश में क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो। लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंट विद लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी एज अ। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन स्टिल आपसे पूछा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो क्या है अभी एट प्रेजेंट। दे अपीयर टू वर्क, ये डिस्गाइज के बारे में बता दिया, दिखता है काम कर रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे होते हैं। वर्क दैट दे आर परसुइंग सीम्स फोर्स्ड अपॉन देम। कभी कभी लगता है खुशी से काम नहीं कर रहे, वो लगता है उनको कि यार हम लोग तो 50,000 कमा लेते, हमें 20,000 की नौकरी मिली हुई है। Poor people cannot afford to sit idle. They tend to engage in any activity irrespective of its earning potential. बिल्कुल, कई लोगों का होता है यार कि कुछ तो मिल जाए, हम कुछ भी काम कर लेंगे, हमें कुछ। और पता है ये बात मुझे गलत भी नहीं लगती। मुझे लगता है सिटिंग आइडियल एंड जस्ट वेटिंग फॉर द बेस्ट जॉब इट बेटर, कि तब तक आप कोई काम तो कर लो जिससे आप कुछ तो कमा लो, साइड बाय साइड आप दूसरे काम ढूंढते रहो। नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत हो गई है, पॉवर्टी। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को इतना? अब 2 चैप्टर बचे हैं, मात्र 10 क्वेश्चन बचे हैं और इतना इनफ है। एक एवरेज बच्चा तो इतने क्वेश्चन भी कर ले, बहुत है, बहुत है। पॉवर्टी लाइन कैसे एस्टिमेट की गई है बच्चों? तो मिनिमम कंजम्पशन लेवल पे की गई है, जो कि थी 2400 कैलोरीज इन रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरीज इन अर्बन एरियाज। क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे डिफरेंस क्यों? 2400 रूरल में क्यों दे दी? क्योंकि वहाँ पे होता है फिजिकल वर्क, जिसकी वजह से एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, इसीलिए कैलोरी ज़्यादा है। अर्बन एरियाज में होता है मेंटल वर्क ज़्यादा, तो इसलिए अब हम खाना खाए बिना भी बढ़ा सकते हैं पूरे दिन, दिमाग का काम हो रहा है ना। लेकिन अगर आप बोलो मुझे ईंटें उठा उठा के ऊपर लेके जानी है तो मुझे भूख लग जाएगी, वो एनर्जी ज़्यादा लगती है उसके अंदर। तो फूड रिक्वायरमेंट की वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, बेसिक नेसेसिटीज तो आ ही गई, फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, 5 फैक्टर्स।
तो these physical quantities are multiplied by their price in rupees. The total minimum food requirement measured in calories is 2400 per annum per person per day in rural areas, 2100 in urban areas. Total equivalent amount for these requirement is considered as poverty line. Poverty line को estimate किया गया है periodically after every 5 years. क्या किया जाता है? NSSO National Sample Survey Organization की द्वारा सर्वे किया जाता है. On the basis of above calculation for the year, the poverty line for a person was fixed at 816 पर मंथ फॉर रूरल एरियाज. मतलब एक महीने का जो 816 रुपये कमा रहा है रूरल एरियाज में वो गरीबी लाइन से ऊपर है, और 1000 रुपये अर्बन एरियाज में. हमारे घर की मेड ही 4000 रुपये लेती है, तो मतलब वो पुअर नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस पॉवर्टी लाइन. डिस्क्राइब पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया. देखो यार, ये टॉपिक समझाने से ज़्यादा रट्टे मारने वाला है, आप जानते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में देखा गया. ये आपको ही पता है कि पॉवर्टी ट्रेंड पे क्वेश्चन आ रहा है, तो इसलिए परसेंटेजेस इसमें आपको लर्न करनी पड़ेंगी. पॉवर्टी ट्रेंड में आपको ये बताया गया है कि कब कहाँ कितनी % पॉवर्टी थी, फिर कितनी हो गई, फिर कैसे बढ़ रही है और कैसे कम हो रही है. हमारे देश में एक्सपेक्ट किया गया है 2025 तक पॉवर्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन राज की बात हम लोग जानते हैं, पॉवर्टी खत्म नहीं हो रही है, पॉवर्टी लाइन को नीचे लाया जा रहा है. तो यही सारा यहाँ लिखा हुआ है. डिक्लाइन इन पॉवर्टी दिखाई गई है, कितने % था, अब कितने % हो गया है. प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन भी काफ़ी कम हो गया है. ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं. ये सब लिखने की बातें हैं, सब झूठ है, लेकिन यही लिखना है. सब झूठ, मेरी बात नहीं लिखनी है. डिस्कस द मेजर रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया. क्या कारण है पॉवर्टी के भैया? लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए, हमारे देश को बर्बाद करके चले गए, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट को बिल्कुल कर दिया खत्म, जड़ से निकाल फेंका. इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ले आए. अब आप बताओ ना, आप कितनी हैंडमेड चीजें यूज करते हो? यू नो, मशीन मेड. पैसा कम लगाना है, कमाना ज्यादा है. हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, नंबर 1 पे इंडिया आ चुकी है. तो भैया डिमांड भी तो है और पॉवर्टी बढ़ रही है. ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से गैप बढ़ गया बेटा जी. किसमें? हाई क्लास फार्मर्स एंड लो क्लास फार्मर्स में. जो रिच फार्मर्स थे वो रिच हो गए, जो पुअर फार्मर्स थे वो ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्निक्स को अपना नहीं पाए, प्रोडक्शन इतनी बढ़ा नहीं पाए, तो वो कहीं ना कहीं सब्सिडीज लेने के चक्कर, वो लोन ले लेके उन्होंने लिए भैया पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर, उसको चुका नहीं पाए और डेट ट्रैप में फंसते चले गए. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. किसी के पास बहुत ज़मीन, किसी के पास बेरोजगार. पीपल स्पेंड टू मच मनी ऑन रिलीजियस सेरेमनी. हाँ जी भाई, हमें लगता है कि छोटे लोगों का सही है, वो लोग क्या ही खर्चा करते होंगे, उनके में ज़्यादा लेन देन होता है. बेटी की शादी, बेटी के घर बच्चा पैदा हुआ, बेटी के घर पहली दिवाली, उसके लिए लोन ले लेके ये लोग सेरेमनीज करते हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कंट्रीब्यूट करता है पॉवर्टी में. स्मॉल फार्मर्स लोन लेते हैं मनी लेंडर से सीड्स वगैरह खरीदने के लिए, और ये क्या कर इसी वजह से इंडेटनेस और पॉवर्टी में लीड करते हैं. कुछ और भी कारण है पॉवर्टी के. एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर. हाँ, हम लोग किसमें, ये लोग किसमें डिपेंड ज़्यादा करते हैं? एग्रीकल्चर पे. और एग्रीकल्चर अगर ठप हो गया, कभी भैया इनका सारे क्रॉप खराब हो गई, तो ये लोग तो बर्बाद हो जाएंगे. तो ये लोग टोटली डिपेंड कर रहे हैं भैया प्राइमरी सेक्टर पे. तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है. अगला, करंट गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन. तो बेटा जी 2 अप्रोचेज हैं बड़ी बड़ी, इंपॉर्टेंट है ये. एक स्कीम्स, दूसरा प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. क्वेश्चन क्या है देख लो, गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी बतानी है पॉवर्टी को कम करने में, एलिवेट करने में. तो 2 अप्रोचेज हैं. ग्रोथ करो भैया. ग्रोथ कैसे करो? ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि लोगों को ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करो गरीबों को, ताकि वो अमीरों के टक्कर, अमीरों के तो नहीं, मिडिल क्लास लेवल पे आ पाए. नेक्स्ट इज टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स. ये आप लाए हो, इतने सारे प्रोग्राम्स लाए गए हैं टू एलिमिनेट पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री. क्या क्या? मनरेगा, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना ईयर्स के साथ मेंशन्ड है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना. अंत्योदय अन्न योजना फूड सिक्योरिटी में भी है. तो वेरियस एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को हम एक्सप्लेन भी कर लेते हैं, नाम पढ़ लिए तो. सबसे पहला, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट.
2005 में आया, घर के किसी एक मेंबर को 100 दिन के लिए एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। आपको सिर्फ एक लेटर डालना है, 15 दिन के अंदर रिप्लाई बैक आएगा, अगर नहीं आया तो खुद वो आपको फ्री में वेजेस देंगे 100 दिन के लिए। इससे क्या हुआ, 2 चीजें हुई, एक तो माइग्रेशन में कमी आई, दूसरा लोगों को काम धंधा मिलने लगा। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना ये 1993 में आई टू जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। छोटे छोटे लोन प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे उनको क्या होगा, मदद मिलेगी काम करने में। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये भी क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, 1995 में आई ताकि लोगों को काम धंधा मिले। चौथा क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इन्होंने एम किया पुअर फैमिलीज को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने का। इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में डाला गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में आप 10th में पढ़ोगे, और ऐसा सवाल है जो हर बोर्ड में आता है। 15 से 20 औरतों ने मिलकर झुंड बनाया, कंट्रीब्यूट किया, और जिसको जितनी नीड थी वो पैसे घर लेके चली गई। कमेटी टाइप्स वो होता है उसके। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये क्यों लाई गई बच्चों, ये लाई गई प्राइमरी हेल्थ सेक्टर बढ़ाने के लिए, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन के ऊपर ध्यान देने के लिए। अंत्योदय अन्न योजना, कम दामों पे राशन को अवेलेबल कराना, टू मेक फूड अवेलेबल, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल फॉर ऑल। इफेक्ट्स क्या हुए, द वेरियस एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स वर लेस इफेक्टिव, क्योंकि ओवरलैप होते थे बच्चों, लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन अच्छी नहीं थी, और ओवरलैपिंग, एक स्कीम आई दूसरी आ गई, दूसरी आई तीसरी आ गई, पहली अभी तक चली नहीं है, दूसरी अभी तक चली नहीं। अब आ गया आपका बेटा लास्ट चैप्टर, बोले तो चैप्टर नंबर 4, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी, चलो फूड सिक्योरिटी इंश्योर करती है, पहली बात तो 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। फूड अवेलेबल हो टू ऑल, अफोर्डेबल हो टू ऑल, एक्सेसिबल हो यानी कि विद इन द रीच हो टू ऑल। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने अवेलेबल कराया यार, नई नई क्रॉप्स आई बच्चों, फूड सिक्योरिटी जैसा सिस्टम लेके आया जिसमें 3 एलिमेंट्स आ गए जी, कि अवेलेबल कराएंगे, अफोर्डेबल कराएंगे, एक्सेसिबल कराएंगे। फूड सिक्योरिटी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बफर स्टॉक और पीडीएस सिस्टम काफी अच्छे से रोल प्ले करते हैं। बफर स्टॉक की अगर हम बात करें, एक ऐसा स्टॉक है जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, जहां फार्मर के पास जो भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है उसको रखा जाता है प्रॉपर कंडीशंस के साथ, और फिर इसको पीडीएस सिस्टम के तहत राशन की दुकानों पे भेजा जाता है, जहां पे बहुत ही कम पैसों में गेहूं, चावल, चीनी मिल जाती है। सीजनल हंगर और क्रॉनिक हंगर में डिफरेंस बता देते हैं। सीजनल हंगर जो सीजन के अकॉर्डिंग हो, क्रॉनिक हंगर रिक्शा वाला, जैसे आज दिहाड़ी मिल गई तो पैसे, नहीं मिली तो भूखे पेट सो जाओ। सीजनल इन नेचर है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। क्रॉनिक हंगर उनमें आता है भैया वही जो अभी बता दिया, वही सारी बात लिखी हुई है, फूड नहीं खरीद पा रहे पर्टिकुलर डेज में। कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबर भी इसमें आते हैं, क्योंकि आज काम है कल नहीं है। इट इज़ प्रिवेलेंट फॉर ऑल प्लेसेस अमंग द वेरी पुअर पीपल। ये हंगर एग्जिस्ट करता है जब वो खाना नहीं खरीद पाता, और ये है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक इसके पास कुछ भी नहीं है, सीजनल। व्हाट हैज आवर गवर्नमेंट डन टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी, क्या किया है भाई सरकार ने, बफर स्टॉक बनाया, पीडीएस सिस्टम लाया, अंत्योदय अन्न योजना लाया, 2 स्कीम्स बड़ी बड़ी अंत्योदय अन्न योजना है कि नहीं, और कार्ड्स बना दिए ना बीपीएल वगैरह, ताकि जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको ज्यादा गेहूं आटा मिल जाए। यही सारा लिखा हुआ है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये एक्ट प्रोवाइड करता है फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी अफोर्डेबल प्राइसेस पे उन लोगों के लिए डिग्निटी के साथ जो क्या कर सके, नहीं कमा सकते पैसे से खाना। अंडर दिस एक्ट 75% जो रूरल पॉपुलेशन है एंड 50% जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कैटेगराइज की गई है और फूड सिक्योर की गई है। आप ही की, हमने केस बेस्ड में भी किया था, आप ही की बुक में केस बेस्ड है, इसका केस स्टडी है, कहानी है कि कैसे राम शरण फूड सिक्योर हो जाता है सिर्फ सरकार की मदद की वजह से। देखो अलग अलग बारे में बताया है, क्योंकि ये कंसेप्ट बच्चों के वीक रह जाते हैं। जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट, मैं आपको पूरी कहानी बता देती हूँ जिसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं पूरी कहानी बता देती हूँ, यहाँ कहानी बताती हूँ।
देखो बच्चों, एक ना लैंड है, लैंड पे सपोज मैं आपको छोटा लेवल ले रही हूँ, 100 kgs ऑफ व्हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब ये एक फार्मर है और ये एक गवर्नमेंट है, ठीक है, सुंदर सुंदर पीली पीली गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट फार्मर के पास आएगी, पूछेगी कि भाई कुछ सरप्लस प्रोड्यूस हुआ है क्या। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ क्या होता ये है कि बीज बोने से पहले ही ना ऑर्डर बिक जाते हैं। ऑलरेडी एक बायर था, ये लो यहाँ बायर बना देती हूँ। बायर आया, उसने इस फार्मर से क्या किया, बोला मेरे को भैया जितनी भी उपज होगी दे दियो। ये बेचारा डर के मारे 90 kgs का ऑर्डर दे देता है कि भैया कहीं कीड़ा वीड़ा लग जाए, कोने से खा जाए कोई, तो 90 kgs ये दे चुका होता है ऑलरेडी। अब उस साल उसकी किस्मत इतनी अच्छी कि उसकी 100 की 100 किलो खेती एकदम बढ़िया हो। अब वो 10 किलो का क्या करे, उसका तो लॉस हो जाएगा बेचारे का, वो मार्केट में बेचता, वो कुछ कमा लेता। तो वो जो 10 किलो है ना बच्चों, वो उसका क्या है पता है, वो सरप्लस है। अब वो सरप्लस की डिमांड कर रहे हैं बेटा जी सरकारी अफसर कि क्या कोई सरप्लस है। वो कहेगा हाँ सरप्लस है। वो कहेगा ठीक है, तो मुझे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे दे दे, जिससे ना तुझे लॉस हो ना तेरा प्रॉफिट हो, जितनी तेरी लागत है ना उतने में तो मुझे दे दे। तो फार्मर कहेगा ठीक है, लॉस से तो बेहतर ही है। वो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिससे फार्मर को ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, उसका भैया जो लगा है वो उसको मिल जाए। चलो अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ये 10 किलो सरकार ले गई। अब सरकार लेके जा रही है भैया गाड़ी में, लो गाड़ी बना देते हैं। ओए गाड़ी कैसे बना रही है ना, चलो एक गाड़ी बनाते हैं, ठीक है। हाँ ऐसी बनती। ओ यार मैं गाड़ी बनाना भूल गई, ओहो कितना टाइम वेस्ट हो गया। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, ठीक है। ये सरकारी गाड़ी है, अब जैसी भी है गाड़ी है सरकार की, इसमें सामान जा रहा है 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 जा रहा है। यहाँ पे बैठा है कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन जिसे हम बोलते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बोले तो FCI। ये क्या करेगी बच्चों, ये रखेगी इसको सारे सामान को बफर स्टॉक में, जहां प्रॉपर कंडीशन के साथ चूहों से बचा के स्टॉक को रखा जाता है। और फिर स्टॉक को बहुत ही कम दामों पे क्या कराया जाता है, राशन की दुकानों पे अवेलेबल। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चों, PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इससे ज्यादा अच्छे से मैं नहीं समझा, सही है, क्लियर, क्लियर है। थम्स अप दे दो, थम्स अप। मेहनत करिए, इतनी सुंदर ड्राइंग बनाई है मैंने, देखो कितनी सुंदर ड्राइंग है, देखो आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मेरा भी ले लो साथ में स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, चलो तो ये फेयर प्राइस शॉप हो गई आपकी, फेयर प्राइस शॉप। अच्छा बताना भूल गई, राशन शॉप को क्या बोलते हैं बच्चों, फेयर प्राइस शॉप भी बोलते हैं बच्चों। कहीं वहां पे आ जाए तुमको, अरे मैडम ने तो फेयर प्राइस शॉप बताई ही नहीं थी, तो फेयर प्राइस शॉप भी बोलते हैं बच्चों। मुझे लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे पर्पल कलर विजिबल नहीं है, मैंने ऐसी रंग बिरंगा बनाने के लिए ले लिया। अच्छा चलो, फेयर प्राइस शॉप, डबल इफेक्ट, ठीक है बच्चों। चलें बच्चों, इशू प्राइस, जिसपे इशू किया जाता है आपका राशन। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये मैं वैसे करा चुकी हूँ, सेम ही है ग्रीन रेवोल्यूशन के, वो आगे शुरू में आया था वही वाला है। मेन फीचर्स ऑफ PDS सिस्टम, व्हाट आर एडवांटेजेस एंड शॉर्टकमिंग्स, यानी कि इसके फायदे और नुकसान। मैंने पूरा सिस्टम आपको समझा दिया है, अब इसके कुछ फायदे और नुकसान देख लेते हैं बस इस चैप्टर में, और ज़्यादा कुछ है नहीं। जो भी फूड प्रोक्योर किया जाता है FCI के द्वारा, वो राशन शॉप पे बेचा जाता है। 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं पूरी कंट्री में। फूड ग्रेन्स में शुगर, केरोसिन ऑयल पहले दिया जाता था, अब नहीं दिया जाता। केरोसिन पहले दिया जाता था चूल्हा वूल्हा जलाने के लिए, अब नहीं दिया जाता। एंड सोल्ड एट अ प्राइस लेस देन द मार्केट प्राइस थ्रू राशन कार्ड।
लेकिन इसके ये एडवांटेजेस हो गए कि ये काफ़ी ज़्यादा हंगर फेमाइन को रोकता है, ये लोगों को खाना अवेलेबल कराता है कम दामों पे, यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस है तो फार्मर्स को भी हेल्प मिल जाती है नुकसान से बचने के लिए। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या है बच्चों? पुअर क्वालिटी होती है बच्चों, माल प्रैक्टिसेस करते हैं बच्चों, ये राशन वाले क्या करते हैं? ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, काली बाजारी। क्या करते हैं बच्चों? खाना आता है गरीबों को देने के लिए, ये दुकान ही नहीं खोलते, पीछे से ही गायब। अब तुम बोलोगे मैम ये कौन खरीद रहा होगा? भाई सोचो हमने भंडारा कराना है, हम खरीद लेंगे, मंदिर वाले खरीद रहे होते हैं, सच बता रही, गुरुद्वारे वाले खरीद रहे होते होंगे, हम खरीद रहे होते होंगे, बड़े बड़े लोग भंडारे करा रहे हैं वो खरीद रहे होते होंगे, समझ रहे हो ना? राशन शॉप्स रेगुलरली अनसोल्ड स्टॉक पुअर क्वालिटी ग्रेन्स को रख लेती हैं, ऊपर ऊपर से अच्छा अच्छा माल निकाल देती हैं। मेरे को पता है ना, क्योंकि मैंने देखी भी है ये चीज़। हम अपनी राशन कार्ड पे अपनी मेड को अवेलेबल कराते थे और वो एवरी ट्यूसडे हमारे एरिया में खुलनी होती थी शॉप, वैसे रोज़ खोलनी होती है, वो एवरी ट्यूसडे खोलता था और जान के वो ट्यूसडे की जगह कभी भी किसी भी एक दिन खोल लेता था, लोगों को पता नहीं चलता था। मुश्किल से 5-6 लोग आते थे, उनको दिया, वो भी तुम्हारे इतना नहीं मिलेगा इतना नहीं मिलेगा, 2-3 किलो कम कम करके दे दिया और ऐसे ही एक्सप्लॉइट करते हैं। नाउ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ, क्योंकि इनको तो बेचना है, इनको तो दिखाना है भाई बिक रहा है, इनको प्राइस कहीं और से मिल रहा है, चाहे 2 रुपये महंगा मिल रहा है, वो 2 रुपये इनकी जेब में जाएगा, बाकी तो इनको सैलरी मिलती है सरकार से, वो भी इनको मिल रही है और इनको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, 2 रुपये पे बेचो, इनको 4 रुपये पे बेच के 2 रुपये अपनी जेब में भी जाएंगे। Now with the introduction of 3 types of ration cards, any family above the poverty line gets very little discount at ration shop, क्योंकि अब BPL आ गया है, APL आ गया है, तो इस वजह से थोड़ा सा अमाउंट अलग अलग होता है अलग अलग कार्ड्स के। तो दिस वॉज योर कंप्लीट सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको करा दिए हैं। आपको लगता है कोई क्वेश्चन स्किप हुआ है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स करा चुकी हूँ और नेक्स्ट मैं आपको ज्योग्राफी के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। और भी कुछ अगर आपको चाहिए, आप लोग नाइज्म की डिमांड कर रहे थे, वो भी आ जाएगा यार, पेपर के दिन है, सबके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको कुछ और चाहिए तो कमेंट्स में लिख देना, कोई डाउट हो तो लिख देना। मिलते हैं अगले सेशन में किसी और बढ़िया से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।